Hello everyone, welcome to AgriEdit platform. Myself Rishabh Majumdar, All India rank 29 from Seed Science and Technology IRI New Delhi. In the continuation of lecture series of plant physiology, today we'll be talking about photosynthesis part 2, that is about light reaction. In the previous video I was talking about the pigment system little bit, but here we'll start the light reaction in much more depth way. So see, in this lecture we'll talk about light reaction, the basics, and then red drop and immersion enhancement, then two photosystem, that is photosystem 1 and 2, and photophosphorylation, that is nothing but both non-cyclic and cyclic, and little bit about Q cycle. At last we'll discuss about chemiosmotic theory. So let's start. देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड का, उधर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन में कौन टेक पार्ट करता है? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम किधर रहता है? थाइलाकॉइड के अंदर। तो बेसिकली ये जो फोटोसिस्टम है उससे जानने से पहले दो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक है रेड ड्रॉप और एक है इमर्शन इफेक्ट। देखो मैं जब बोला था अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्स एक्सिस में लिया था हम लोग वेवलेंथ एंड वाई एक्सिस में हम लोग लिया था क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन। Now you saw that in blue length and in red wavelength, there was a peak in rate of photosynthesis or otherwise oxygen evolution. So the thing is, after this red light, that is nothing but 680 nanometer wavelength, if we apply higher wavelength light, that is far red, then definitely there will be reduction in photosynthesis. That phenomena was discovered by Emerson and Arnon, and it is known as what? Red drop. And what is Emerson enhancement effect? If we apply in that particular time more red light, that is nothing but 680 nanometer light, we were applying 680 nanometer light, that was okay, but extra if we apply red light more on that particular point, then photosynthetic rate will be increased instead of decreasing. That is known as Emerson enhancement. So both these phenomena, red drop and Emerson enhancement effect, was discovered by whom? Emerson and Arnon. So that's all about what this particular concept. Then we'll talk about the photosystem. So actually where this photosystem actually located? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। तो हम लोग देख लेते हैं फोटोसिस्टम के बारे में। तो फोटोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। क्यों भाई? क्योंकि फोटोसिस्टम के अंदर ही रहता है पिगमेंट। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं। जो फोटोसिस्टम में लिखता हूं पीएस, वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली सेंसिटिव टू सनलाइट होते हैं। उसीलिए जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से जो मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो किधर ट्रांसपोर्ट होगा? रिएक्शन सेंटर में। और ओरिजिनली जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो रिएक्शन सेंटर में होते हैं। तो रिएक्शन सेंटर किससे बनेगा? एक होगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एक ही पिगमेंट होता है, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, और उसके साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन भी होगा। एट द सेम टाइम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी क्या रहेगा? कुछ प्रोटीन भी रहेगा और
क्लोरोफिल ए भी रहेगा, उसके साथ साथ अदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो भी रहेगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट क्या, फोटोसिंथेटिक सिगमेंट, नहीं तो बोल सकते हैं फोटोसिस्टम। तो दो तरह का फोटोसिस्टम है, एक है PS1, एक है PS2। तो लिखता हूं इधर दो तरह का फोटो सिस्टम, एक PS1 और एक है PS2। सो लेट्स से दिस इज नथिंग बट फोटो सिस्टम, ये भी और एक फोटो सिस्टम है, और उसका चारों तरफ क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लेट्स से लाइक दिस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सेम वो इधर भी क्या रहेगा, चारों तरफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इधर ट्रांसफर करेगा। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक क्या है, रिएक्शन सेंटर। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो फेनोमेना होता है किधर, लाइट रिएक्शन के अंदर, उसको बोलता है रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। इसको बोलते हैं फ्रॉस्टर मूवमेंट ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है वो बोलेंगे, फ्रॉस्टर एनर्जी मूवमेंट। और एक्चुअली जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है वो कहां होता है, रिएक्शन सेंटर में होते हैं। तो दोनों चीज पहले देखते हैं, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर एंड व्हाट इज फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या है, सपोज ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये भी और एक है, ये भी और एक है। किधर है ये, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, और कहां जा रहा है, रिएक्शन सेंटर में। इधर कौन है, क्लोरोफिल ए। देखो क्या होता है एक्चुअली, जो इधर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जब एनर्जी आएगा इधर से, सनलाइट से, तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, सपोज ये करो, ये उसका ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन इधर था, सनलाइट गिरा, वो इलेक्ट्रॉन जाम करके जो बाहर का ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है, उधर इलेक्ट्रॉन जाम करके चला जाएगा। तो इस स्टेट को बोलता है क्या, एक्साइटेड स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल। तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी पिगमेंट मॉलिक्यूल इधर से क्या जाएगा, एक एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पिगमेंट स्टार। कुछ टाइम बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस उस मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगा और कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, बाहर कर देगा। वो एनर्जी किधर जाएगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में चला जाएगा। जब वो एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जाएगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर आएगा। कुछ देर बाद वो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, नेक्स्ट वो एनर्जी किधर आएगा, इधर। तो ऐसे मूवमेंट जिधर जस्ट हीट लॉस, और तुम कह सकते हो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफर हो रहे, ऐसे ट्रांसफर को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर और फ्रॉस्टर मूवमेंट, जो किधर होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं। इसीलिए मैं पिछले क्लास में बोला था, जो ब्लू लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब तक वो रिएक्शन सेंटर में आएगा तब तक थोड़ा सा एनर्जी वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्योंकि ब्लू एनर्जी क्या होता है, ब्लू लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है कंपेयर टू रेड लाइट। इसीलिए जब ब्लू लाइट रिएक्शन सेंटर में पहुंचते हैं तब तक उसका क्या हो जाता है, वो रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई एक्शन स्पेक्ट्रम इज मोर एट इन रेड लाइट, व्हेयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मोर इन ब्लू लाइट। सो ये हुआ क्या,
हम लोग का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। देन फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है? फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन गेन एंड ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन डोनेशंस। क्या होता है देखो, जब कोई भी पिगमेंट उसका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, पहले क्या होगा, सपोज क्लोरोफिल है, ए है, वो क्लोरोफिल ए क्या होगा, क्लोरोफिल ए स्टार में जाएगा, यानी उसका इलेक्ट्रॉन बाहर का ऑर्बिट में आ जाएगा। उसके बाद अगर वो क्लोरोफिल ए स्टार इलेक्ट्रॉन दे देगा सच में, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल ए प्लस में। ये इलेक्ट्रॉन सपोज नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल लेट से थियोफाइटिन, वो थियोफाइटिन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थियोफाइटिन नेगेटिव। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको बोलता है, और एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ था, लाइट गिरने के बाद। लाइट गिरा, क्लोरोफिल ए स्टार में कन्वर्ट हुआ, यानी एक्साइटेड हुआ, उसके बाद ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन लेगा कोई तो क्या होगा, रिडक्शन। यही तो है। तो ये सारे चीज कहां होता है, जो रिएक्शन सेंटर उधर होता है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। यानी क्लोरोफिल ए अगर सपोज करो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में है, तो क्लोरोफिल ए स्टार में जाएगा, वापस में क्लोरोफिल ए में आ जाएगा, और उस टाइम में जो हीट लॉस होगा वो नेक्स्ट जो नियर बाई पिगमेंट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड फ्रॉस्टर मूवमेंट, और ओरिजिनल जो रिएक्शन सेंटर उधर हो रहा है। नाउ हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे अबाउट दो फोटो सिस्टम के बारे में, पहले फोटो सिस्टम 1 और पहले फोटो सिस्टम 2। देखो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 कैसे बनता है, एक बनता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में और एक है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में कौन कौन रहते हैं, तो रिएक्शन सेंटर में रहते हैं P700। P700 मतलब क्या है, फोटो सिस्टम का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर में, वो 700 नैनोमीटर लाइट अगर गिरेगा तब जाके वो एक्टिव होगा। एक्टिव मतलब क्या है, एक्साइटेड होगा, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। क्योंकि अगर 700 नैनोमीटर से नीचे लाइट आएगा तो स्टार में ही, मतलब एक्साइटेड ही नहीं होगा, तो कैसे रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट थिंग, द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द फोटो सिस्टम दैट मस्ट बी एक्साइटेड। उसके बाद क्या है, उसके बाद होगा A0, नेक्स्ट A1, नेक्स्ट FX, FA, FB, ये सारे मिलके बनते हैं क्या, PS1। सो इधर जो A0 है वो है एक्चुअली क्या है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। A1 जो है वो है विटामिन के, थाइलोक्विनोन। और FX, FA, AB इट्स नथिंग बट आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और इसको माना जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो ये अबाउट क्या है, PS1। और याद रखो ये PS1 जो है वो लगभग 25 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। PS1 सॉरी 25 नहीं 17 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। और इसमें एक रेशियो भी याद रखो, क्लोरोफिल ए बाय क्लोरोफिल बी का जो रेशियो होता है वो होता है कितना, 2.5। तो दैट्स ऑल अबाउट क्या, फोटो सिस्टम 1।
नेक्स्ट क्या है, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 कैसे बनता है? फोटो सिस्टम 2, इधर पहले होगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा देर बाद। नेक्स्ट होता है एक मॉलिक्यूल जिसको बोलता है टायरोसिन। टायरोसिन के बाद होता है क्या, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। उसके बाद ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, दो प्रोटीन रहता है, एक को बोलता है D2 और एक को बोलता है D1। इधर रहता है फियोफाइटिन क्लोरोफिल ए के बाद। ये D2 और D1 प्रोटीन को पिगमेंट के साथ बांधता है कौन, दो प्रोटीन जिसको बोलते हैं CP43 और CP47। क्लोरोफिल बाइंडिंग प्रोटीन 43, क्लोरोफिल बाइंडिंग प्रोटीन 47। और D2 के पास रहता है QA और D1 के पास रहता है QB। Q मतलब क्या है, प्लास्टोक्विनन। इधर Q क्या, प्लास्टोक्विनन। लेकिन याद रखो जो फोटो सिस्टम 1 में A1 था वो क्या था, फाइलोक्विनन। बहुत कंफ्यूज है, लेकिन याद रखना ये फाइलोक्विनन, ये क्या है, विटामिन के। कहां रहता है, ये फोटो सिस्टम 1 के अंदर। लेकिन PS2 में क्या रहता है, प्लास्टोक्विनन, जो विटामिन के लाइक स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या, PS2 मॉलिक्यूल्स। नाउ ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, फोटोलाइसिस करना, यानी पानी को तोड़ना। देखो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, अब क्या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है वो आगे जाके देखेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन एक बार गया तो मतलब गया, ये समझ लो। क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन गया मतलब गया, वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए से गया वो वापस नहीं आएगा। ये है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या, क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो क्लोरोफिल ए पे वापस आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन उसमें वापस आ जाना, इसको बोलता है साइक्लिक। समझ में आया? अभी जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज समझो। तो वो जो क्लोरोफिल ए, उसका जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो कहां से आएगा नॉन साइक्लिक में, वो आता है फोटोलाइसिस से। यानी पानी तोड़ेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन, पानी तोड़ेगा मतलब क्या, H2O से O2 निकलेगा। तो H2O से O2 यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा किधर, क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो रीगेन कैसे होगा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स की मदद से। और वो किधर रहेगा, इधर PS2 में। तो इधर क्या होता है, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन बनेगा, 2H2O plus O2 plus 4H plus 4 electron, and this 4 electron will be transferred in electron transport chain, and while transferring the assimilatory power, that is ATP and NADPH2 will be produced, and the reaction where the ATP is synthesis, and that is known as phosphorylation। और ये कब हो रहा है, जब लाइट गिरता है। तो इसीलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी लाइट के टाइम में, लाइट जब गिरेगा उसके मदद से एटीपी कैसे बनेगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट हाउ दिस एटीपी विल फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो पहले आऊंगा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, देखो क्या होते हैं। सो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट करते हैं PS2 से। PS2 में क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा। जब लाइट गिरेगा तो इसमें जो P680 रहता है, यानी 680 नैनोमीटर का लाइट गिरेगा, तब जाके क्लोरोफिल ए स्टार में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्लोरोफिल ए स्टार इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा
और क्लोरोफिल ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 के अंदर जाएगा। कौन है वो है थियोफाइटिन। मैं पिछले वीडियो में बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन थियोफाइटिन एंड chlorophyll A. Both are same, only difference is magnesium atom which is present in the center of chlorophyll A molecule. So थियोफाइटिन के बाद आएगा कौन? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन का दो चीज है, एक है QA, नेक्स्ट आएगा QB, और ये है खिलाड़ी। ये करेगा असल जो है ना, जो फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली ये करेगा। देखते हैं कैसे। नेक्स्ट जाएगा किधर? साइटोक्रोम बी एंड सी। नेक्स्ट उधर से जाएगा प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा फोटो सिस्टम 1 के अंदर। नाउ PS1 इट शुड बी एक्टिवेट बाय 700 नैनोमीटर का लाइट के मदद से। तो क्या होगा? PS1 का इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो किधर जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। वो कौन है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। उधर से जाएगा फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के बाद जाएगा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज NAD। और जब NAD के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, रिडक्शन हो जाएगा। ये जो पूरा है इधर क्या बनता है? NADH2। और NAD क्या है? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या है? टोटल हम लोग का फॉस्फोराइलेशन। और ये जो क्लोरोफिल प्लस मॉलिक्यूल है ये किधर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? फोटोलाइसिस से। जो पानी टूटता है उधर क्या होगा? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। तो देखो अभी तुमको क्वेश्चन आएगा कैसे ATP सिंथेसिस हो रहा है। कोई भी स्टेप में हम लोग नहीं देख रहे। एक्चुअली ये जो भी स्टेप हो रहा है ये किधर हो रहा है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। तो क्या होता है? ये जो मैं बोला ना, जो एक्चुअल रिएक्शन होता है वो तो होता है QA और QB में। कैसे? देखो, सारे जा रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो है प्लास्टोक्विनोन वो हाइड्रोजन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जब आता है तो क्या करता है? उसको इलेक्ट्रॉन को तो ले नहीं सकता, वो किसको लेगा? हाइड्रोजन को। तो इसीलिए बाहर से क्या होता है? H+ इलेक्ट्रॉन से मिलता है और इधर आ जाता है और H+ को ल्यूमेन में, ल्यूमेन किसको बोलता है? सपोज ये करो थाइलाकॉइड, इसका ये है मेम्ब्रेन, है ना, और इनसाइड दैट दिस इज स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। तो क्या करता है? इधर जो QA एंड QB है, QB है स्पेशली, वो क्या करते हैं? H+ को स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ ले आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअसली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्लो H+ is injected or you can say pumped inside lumen by QB or you can say plastoquinone. Why? Because plastoquinone is a hydrogen carrier, not electron carrier. That you should clear always. Now H+ concentration is getting increased, and another reason why this H+ concentration is increased, because of this 4H+ also, because of this photolysis also. तो ये H+ और ये H+ concentration किधर बढ़ रहा है? ल्यूमेन में। एक टाइम बाद ल्यूमेन के अंदर जब H+ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इधर से H+ बाहर यानी स्ट्रोमा में आएगा। किसके मदद से आएगा? एक न्यू पार्टिकल, न्यू कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलता है F0F1 कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। और जब प्रोटोमोटिव फोर्स यानी H+ आ रहा है अलोंग कॉन्सेंट्रेशन इधर से इधर जब आएगा तब ATP से क्या तैयार होगा? ATP तैयार होगा। तो ATP तो तैयार हो रहा है किसके मदद से? एक्चुअली लाइट के मदद से। That's why this process is known as phosphorylation. Is it clear to everybody? So
एक्चुअली क्या हो रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं, ये क्यूए और क्यूबी में क्या होते हैं। तो थियोफाइटिन था, ये थियोफाइटिन से पहले किधर आएगा, क्यूए में, क्यूए से किधर जाएगा, क्यूबी में, और क्यूबी से कहा जाएगा, साइटोक्रोम बी एंड सी में, है ना। तो जो क्यूए है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्यूबी है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसा क्यू ये टर्म यूज कर रहा हूं, देखो तो मैं क्या लिखा, क्यूए इज 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन क्यूबी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि क्यूबी स्टेबल होता है QBH2 में, QBH बोल के कुछ नहीं होता है QBH2 में। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए ओरिजिनली 2H प्लस अंदर आ रहा है। अच्छे से समझने की कोशिश करो। और एक बात देखो, देखो इधर QA क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, क्यूबी को। अब क्यूबी को नहीं पसंद, क्यूबी तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि स्टेबिलाईज होगा क्या, नहीं, क्यू कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, क्योंकि QBH2 में स्टेबिलाईज होता है। तो एक्चुअली जो एक इलेक्ट्रॉन दिया उसमें स्टेबल नहीं हुआ, उसको और एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो क्यूबी क्या करेगा, QBH2 में करेगा, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन किधर भेज देगा, क्यूए में, और एक इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर। बहुत कंफ्यूजन है। और एक बात देखो, जो क्यूबी है एक इलेक्ट्रॉन क्यूए से लेगा, जब दूसरा लेगा तब QBH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। QBH2 क्या है, स्टेबल। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्यूए में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन किधर, आगे फॉरवर्ड होगा। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए 2H प्लस अंदर पंप हो रहा है। तो माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ATP will be formed during that particular process? तो एक चीज हमेशा याद रखो, 4H प्लस जब अंदर से बाहर आएगा तब एक ATP का सिंथेसिस होगा, इन क्या, इन फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो क्या क्या चीज हो रहा है, पहले तो पानी टूट रहा है, पानी टूट रहा मतलब क्या है, H2O, उधर से 2H2O से O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। वो 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तब क्या होगा, तब 2H प्लस आयन अंदर पंप होगा। सॉरी, जब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब क्या होगा, 8H प्लस अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पानी ऑक्सीजन मिल रहा है, तो एक ऑक्सीजन मिलने के लिए कितना एटीपी तैयार हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक ऑक्सीजन के लिए 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हुआ इधर pH2 में, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जब ETC में जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए QB एक्चुअल में 8H प्लस आयन को ल्यूमेन में डालेगा। क्लियर हुआ। और 4H प्लस जो है वो ऑलरेडी हैज बीन फॉर्म्ड इनसाइड द ल्यूमेन बिकॉज ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो कॉन्सेंट्रेशन or you can say amount of H plus inside lumen, how much, 12H plus, 8 इधर, इधर 4, तो 12। अगर 4H प्लस के लिए 1 ATP होगा तो 12H प्लस के लिए कितना ATP फॉर्म होगा, वेरी गुड, 3 ATP। so that's the net result। so एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जब अगर मिलेगा, मतलब फोटोलाइसिस होगा, उसमें कितना मॉलिक्यूल मतलब कितना मॉलिक्यूल एटीपी सिंथेसिस होगा, 3। और कितना NADPH2 होगा, देखो NAD से होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक NADH2, जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, 4, यानी 3 ATP और 4 NADPH2 होता है ड्यूरिंग क्या, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन।
और क्यू में जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 हाइड्रोजन पंप हो रहा है, वो साइकिल को एक्चुअली बोलते हैं क्यू साइकिल। ऑलवेज याद रखो जो क्यू ए है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फ्रॉम थियोफाइटिन, लेकिन क्यू बी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कुछ नहीं कर सकता, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू बी एच टू जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल। तो क्यू ए से कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक तुरंत क्यू ए में भेज देगा, और 2 H प्लस जो ले लिया स्टेबल होने के लिए वो तुरंत किधर जाएगा, ल्यूमेन में जाएगा। लेकिन क्यू बी कितना लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक चला गया क्यू ए, और एक क्यू ए और एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है इसको बोलता है क्यू साइकिल। अगर समझ में नहीं आया इसको 2-3 बार मिनिमम देखो, समझ में आएगा। फंडा ये है, क्यू है क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्यू बी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यू क्यू बी H2 में वो स्टेबल होते हैं, दैट्स इट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट क्या, अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, एक ही फोटो सिस्टम रहेगा, वो है PS1। ड्रॉ करते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या बोलेंगे, A0, नेक्स्ट A1, नेक्स्ट FX, FA, FB। इसको कुल मिला के तुम क्या लिख सकते हो, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इधर से आएगा फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से FNR भी कर सकते हो, नेक्स्ट आएगा NAD, है ना, ये आ रहा था। अब ये इसमें मत लिखो, FD तक लिखो। FD के बाद FD किसको देगा, PQ को। PQ किसको देगा, साइटोक्रोम B एंड F को। साइटोक्रोम B एंड F को इसको देगा, PC को। PC किसको देगा, PS1 को। एंड दैट्स ऑल अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इधर नो NADPH2 फॉर्म, पहली चीज। नेक्स्ट, ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट, photolysis doesn't occur. नेक्स्ट क्या है, एटीपी सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, इधर होगा। क्यों, अगेन पीक्यू तो आ रहा है, पीक्यू आएगा तो डेफिनेटली कितना H प्लस आएगा, 8H प्लस इनसाइड ल्यूमेन। तो 8H प्लस आएगा तो कितना एटीपी होगा, 4H प्लस के लिए 1 एटीपी, 8H प्लस के लिए वेरी गुड 2 एटीपी। तो इधर जो नेट गेन वो क्या है, 2 एटीपी। तो दैट्स ऑल अबाउट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो समराइज करता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिजियोलॉजी रट्टा मारने का सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको समझो, एक ढंग से समझो, और जो लेक्चर दे रहा हूं उसको नोट बनाओ अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोशिश करूंगा ये डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है। तो एक तरफ लिखता हूं साइक्लिक, नेक्स्ट लिखता हूं नॉन साइक्लिक। तो पहली बात, साइक्लिक में क्या होता है, इधर PS1 एंड ओनली PS1 इन्वॉल्व, इधर PS1 एंड PS2 बोथ इन्वॉल्व होता है। इधर नेट गेन क्या होता है, NADPH2 होता है क्या, नहीं। इधर क्या होता है, NADPH2 रहता है। दोनों तरफ ही एटीपी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं एटीपी से। लेकिन इधर नंबर ऑफ एटीपी 3 एटीपी होता है, इधर नंबर ऑफ एटीपी 2 एटीपी होता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कौन सा फॉस्फोराइलेशन प्रिमिटिव है, यानी पहले हुआ था, तो आंसर होगा साइक्लिक। अब क्यों बताओ, मैं गलत लिख दिया, इधर 2 एटीपी होगा 3, है ना। ओके, ये प्रिमिटिव है और ये न्यू है। क्यों, क्योंकि देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पहले आया था इवोल्यूशन में, लेकिन वो बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक नहीं था,
उसीलिए एनऑक्सीजनिक था। तो उसीलिए जो PS1 यानी साइक्लिक करेगा उधर तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, यानी वही सिस्टम पहले आया होगा। तो ऐसा करके सोचोगे तो इजीली तुम बोल पाओगे साइक्लिक जो फॉस्फोरिलेशन था वो पहले आया था, और नेक्स्ट क्या आया था, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नाउ I have told you that in this video I will be telling about why this quantum requirement is 8. Let's prove it. तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तुम क्या कहोगे 4 फोटोन इनफ होगा। एक होगा PS1, एक हुआ PS2 PS1। लेकिन एक बात सोचो, PS2 को एक्साइटेड करने के लिए 4 फोटोन चाहिए, वो 4 इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए। अगेन PS1 को एक्टिवेट करने के लिए अगेन 4 फोटोन चाहिए। तो 4 फोटोन 4 क्वांटम कितना हुआ 8 क्वांटम। दैट्स व्हाई क्वांटम रिक्वायरमेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8। तो ये याद रखो। नेक्स्ट केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कौन दिया था, माइकल ने दिया था। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी मतलब क्या, कैसे ये नॉन फॉस्फोरिलेशन में, नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी तैयार हो रहा है वो हम लोग देखेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो लेट्स से ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया एक थाइलाकॉइड, है ना, एक हो गया ये थाइलाकॉइड, और ये क्या है थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, और ये क्या है ल्यूमेन। ये मेम्ब्रेन का जो इनर पार्ट है उधर रहता है PS2, ठीक। PS2 से कहा जाएगा फियोफाइटिन, फियोफाइटिन बाहर रहता है। फियोफाइटिन से कहा जाएगा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से कहा जाएगा साइटोक्रोम बी एंड सी, साइटोक्रोम बी एंड सी से कहा जाएगा प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन से कहा जाएगा PS1, PS1 से कहा जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से कहा जाएगा फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से कहा जाएगा NAD, और NAD किसे क्या बनेगा NADH2। तो PS2 में क्या होगा, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और वही इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ल्यूमेन के अंदर बिकॉज ऑफ फोटोलाइसिस H+ बढ़ा एक। नेक्स्ट ये जो PQ है वो क्या है, हाइड्रोजन कैरियर, नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। व्हाई, because there is QB and QB is stabilized by QBH2. So for transferring one electron it need to be stabilized by making its own state as QBH2। इसीलिए दो H+ को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के टाइम में वो ल्यूमेन के अंदर पंप कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब करेगा तो कितना करेगा 2H+ को, 4 इलेक्ट्रॉन करेगा तो कितना करेगा 4, तो होगा 8, 4H+ इधर और 8H+ इधर, इकट्ठा किधर हो रहा है ल्यूमेन में। तो इनसाइड ल्यूमेन H+ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में और एक चीज रहता है जिसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, इधर से क्या होगा AH+ बाहर आएगा। ड्यूरिंग दैट ADP से क्या बनेगा ATP बनेगा, and this ATP and NADH2 are assimilatory power. Why it is known as assimilatory power? Because they will be used in dark reaction, that is biosynthesis of food particle. So that's all about today's video, and next video will be talking about dark reaction, that is C3 and C4 cycle and CAM cycle. तब तक पढ़ाई करते रहे, all the very best, will meet in the next video. Thank you so much.